अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं पेनक्रियास की। अच्छा, आपको याद होगा और ये बात आपने भूलनी नहीं है बिल्कुल भी कि आपने पेनक्रियास का रोल एक जगह और भी पढ़ा था। याद है ना आप लोगों को? कहां पढ़ा था? आपने पेनक्रियास का रोल पढ़ा था डाइजेशन के अंदर, जब आप न्यूट्रिशन इन मैन पढ़ रहे थे। और आपने देखा था कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक जूस रिसीव करती है जिसको हमने नाम दिया था पेनक्रियाटिक जूस का, और वो पेनक्रियास से आ रहा था। तो याद कर लीजिए कि जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास इज ए डुअल फंक्शनिंग ऑर्गन। तो पहले तो इस बात को आप समझ लीजिए और याद कर लीजिए। तो ये एक डुअल फंक्शनिंग ग्लैंड है, यानी ये डबल काम करने वाला ग्लैंड है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक इसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है जो कि एंजाइम बनाता है, और दूसरा इसका एंडोक्राइन पार्ट होता है जो कि आपके हार्मोन बनाता है। ठीक है, तो इट हैज टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट्स होते हैं। इट हैज टू पार्ट्स। नंबर वन, एक इसका एक्सोक्राइन पार्ट है जिससे हमें इस वक्त कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो हम जब पढ़ते हैं न्यूट्रिशन तब हम पढ़ते हैं, इस वक्त हमें उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो एक इसका एक्सोक्राइन पार्ट है, और जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो क्या करता है शाबाश? इट फॉर्म्स पेनक्रियाटिक जूस, और वो जो है पेनक्रियाटिक जूस बना लेता है। ठीक है, और पेनक्रियाटिक जूस में आप बताएं उसमें एंजाइम होते हैं जो कि डिफरेंट चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। तो कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, मैं सिर्फ ये लिख देता हूँ, डिटेल में हमें बिल्कुल जाने की जरूरत इसके नहीं है। न्यूट्रिशन के अंदर आप इसको डिटेल के अंदर पढ़ते हैं और समझते हैं। हमें जो इससे काम है, हमें काम है इसके एंडोक्राइन पार्ट से, इसका एंडोक्राइन पार्ट, क्योंकि हम एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ रहे हैं। तो जब हम इसके एंडोक्राइन पार्ट को देखते हैं बच्चों, तो हमें पता लगता है कि जो इसका एंडोक्राइन पार्ट है, बेसिकली इसका एंडोक्राइन पार्ट, इसके अंदर सेल के पैचेज हैं। तो बहुत सारे सेल्स हैं जिनके जो है वो पैचेज होते हैं, और ये जो पैचेज हैं तो कंसिस्ट ऑफ पैचेज ऑफ सेल्स, इट कंसिस्ट ऑफ पैचेज ऑफ सेल्स कॉल्ड, क्या कहा जाता है उनको कहा जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहॉर्न। उनको क्या कहा जाता है बेटे? आइलेट ऑफ लैंगरहॉर्न। अब आप समझ रहे हैं, आइलेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल। लैंगरहॉर्न वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले इनको डिस्कवर किया था, सबसे पहले इनको ऑब्जर्व किया था। अब जब आइलेट ऑफ लैंगरहॉर्न को हम लोग देखते हैं तो हमें पता लगता है कि आइलेट ऑफ लैंगरहॉर्न में डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं। तो इट कंटेन वेराइटी ऑफ सेल्स, तो इसमें काफ़ी सारी तरह के जो है वो सेल्स मौजूद होते हैं। बट हमने जो इसमें याद रखना है, जो हमारे काम के हैं, वो दो तरह के सेल्स हैं। और वो दो तरह के सेल कौन से हैं? उनमें से जो पहले सेल हैं वो कहलाते हैं अल्फा सेल्स। ठीक है, अब अल्फा सेल्स क्या करते हैं? अल्फा सेल रिलीज करते हैं एक बहुत ही शानदार हार्मोन जिसको हम नाम देते हैं ग्लूकागॉन का। तो अल्फा सेल्स रिलीजेस ग्लूकागॉन। अब ग्लूकागॉन क्या है? ग्लूकागॉन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी उस वक्त रिलीज करती है जब आप फास्टिंग कंडीशन में जा रहे हो, यानी आपने बहुत देर से कुछ खाया पिया ना हो। जैसा भी 1.5 महीने पहले रमज़ान गुजरे, आप सब ने देखा कि आप सुबह 4 बजे सहरी बंद कर रहे थे, और जब वो अफ्तार का वक्त हो रहा था 7 बजे, तो तकरीबन ये एक 15 घंटे की विंडो बन जा रही थी जिसमें आप कुछ खा नहीं रहे थे। तो आपने सहरी के वक्त जो भी खाया, कम खाया ज़्यादा खाया, डिस्पाइट द फैक्ट वो 4 बजे खाया हुआ 8-9 बजे तक आपकी बॉडी डाइजेस्ट करके, इस्तेमाल करके ख़त्म कर चुकी थी। उसके बाद जो 10-11 घंटे एनर्जी उसने ली, उसने आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में से ग्लूकागॉन रिलीज करके एनर्जी को हासिल किया। कैसे किया, आइए जरा देखते हैं। नाउ ग्लूकागॉन हैज फॉलोइंग इफेक्ट्स। अब ग्लूकागॉन के इफेक्ट्स क्या होते हैं याद कर लीजिए। तो ग्लूकागॉन हैज फॉलोइंग इफेक्ट्स। तो जो हमारा ग्लूकागॉन है, इस ग्लूकागॉन के कुछ इफेक्ट्स होते हैं, और क्या इफेक्ट होते हैं एक एक करके हम लोग उनको देख लेते हैं। इफेक्ट नंबर 1, सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है? पहला इफेक्ट, ये ग्लाइकोजिन को जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड है, हमने बात की थी ना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, कि ग्लाइकोजिन हमारी बॉडी में स्टोर्ड होती है, ये उसको तोड़ता है और उसको तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेता है। तो इट कन्वर्ट ग्लाइकोजिन इनटू ग्लूकोज। तो ये ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है, ये ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। पहला काम हो गया। दूसरा काम देखिए, नंबर टू, ये प्रमोट करता है
कि प्रोटीन्स को और फैट्स को कन्वर्ट किया जाए किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इट प्रोमोट्स ग्लूकोनियोजिनेसिस। क्या कहते हैं इसको कहते हैं ग्लूकोनियोजिनेसिस। तो क्या होता है ग्लूकोनियोजिनेसिस? इट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, किसी ऐसी सोर्स है जिसके पास जो कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट ना हो, उससे ग्लूकोज बना लेना। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। चलो मैं सिर्फ लिपिड लिख देता हूं, लिपिड्स एक्सेट्रा, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। अब ग्लूकागॉन रिलीज कब होगा? जब हमारे ब्लड के शुगर लेवल कम हो रहे होंगे। तो ग्लूकागॉन रिलीज ड्यूरिंग लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो जब भी हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होने लगेंगे, ये रिलीज होना शुरू हो जाएगा। और आप समझ गए, जब ये रिलीज होगा तो क्या करेगा? ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर ब्लड में ग्लूकोज के लेवल कम हो रहा हो तो उसको हम, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो इट इज रिलेटेड विद हाइपोग्लाइसीमिया। अब देखिए फिर वही बात जो कल मैंने आपको समझाई थी कि जिस वर्ड के साथ ईमिया लगा हुआ होता है इसका मतलब होता है ब्लड के साथ। तो हाइपो मीन्स लो, ग्लाय इज फॉर ग्लूकोज। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा हो, इस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो ये जो अल्फा सेल्स हैं ये रिलेट करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया के साथ, और ये क्या रिलीज करते हैं? ये रिलीज करते हैं ग्लूकागॉन, ताकि ग्लूकोज के लेवल को किसी तरीके से बढ़ाया जा सके, ठीक है। इसके जो दूसरे सेल हैं दे आर कॉल्ड बीटा सेल्स, और याद कर लें बीटा सेल्स आर रिलेटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया। अब देखें, अब आपको बात समझ आ रही होगी कि दे आर रिलेटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया। अब देखें हाइपर का मतलब क्या होता है? मोर, ग्लाय इज फॉर ग्लूकोज, और ईमिया मीन्स फ्रॉम ब्लड। तो जब ब्लड में ग्लूकोज के लेवल ज्यादा हो रहा होता है तब ये बीटा सेल्स एक्टिवेट होते हैं, और जब ये एक्टिवेट होते हैं तो ये क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं दुनिया का सबसे मशहूर एंडोक्राइन हार्मोन, जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। यानी इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम होता है, क्योंकि इंसुलिन से रिलेटेड जो डिजीज है डायबिटीज, वो दुनिया की सबसे कॉमन एंडोक्राइन डिजीज है, और इसलिए इंसुलिन के बारे में बहुत लोगों को बहुत सारी बातें पता होती हैं, ठीक है। अब इंसुलिन कब रिलीज होती है? तो इट रिलीजेज इंसुलिन when blood glucose levels are high, when blood glucose levels are high, तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होते हैं, ज्यादा होते हैं, तब ये क्या करते हैं? तब ये इंसुलिन को रिलीज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अब क्या होगा? जब इंसुलिन रिलीज होगी तो क्या होगा? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगी। तो इंसुलिन रिड्यूसेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन क्या करती है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है। अच्छा, अब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कैसे कम करेगी? ये भी सवाल है। ये ग्लूकोज को ब्लड में से निकालती है, और ब्लड में से निकाल के उसको सेल के अंदर फेंकना, सेल के अंदर डालना शुरू कर देती है। इस तरह करती है। अच्छा, अब देखें, अब ये क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है किसको? ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और आपको पता है ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड है। तो आप जितना भी एक्स्ट्रा जो कोई भी चीज़ खाते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर हो जाती है। उसके बाद ये क्या करता है? ये प्रमोट करता है लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस को। अच्छा, अब याद करो ग्लूकागॉन क्या कर रहा था? ग्लूकागॉन प्रोटीन्स को और लिपिड्स को कन्वर्ट कर रहा था किसके अंदर? ये प्रोटीन्स को और लिपिड को कन्वर्ट कर रहा था किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। यानी फैट्स को और प्रोटीन्स को तोड़ के ग्लूकोज बना रहा था। ये क्या कर रहा है? ये उनकी प्रमोशन कर रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा बने। तो देखो, जो इफेक्ट ग्लूकागॉन के हैं, इंसुलिन के इफेक्ट उसके रिवर्स हैं।
इसीलिए आप याद कर लीजिए हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स की दो पेयर हैं। एक तो हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में जिसकी हमने बात की थी कैल्सिटोनिन की और शाबाश किसकी, कैल्सिटोनिन की और शाबाश पैराथायराइड हार्मोन की, और दूसरी हमने बात की थी किसकी, दूसरी हमने बात की थी इंसुलिन और ग्लूकागॉन की। अच्छा, अब इंसुलिन जो है आप याद कर लीजिए, इससे रिलेटेड जो बीमारी है ये दुनिया की सबसे कॉमन एंडोक्राइन डिजीज है और उसको हम नाम देते हैं डायबिटीज का। और आपको पता है डायबिटीज के अंदर क्या होता है। नाउ इट इज द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड, इट इज द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड। इतना कॉमन है ये कि इसके ऊपर मेडिकल में अलग से स्पेशलिटी है पूरी, यानी जो डायबिटोलॉजिस्ट होते हैं वो अलग ही होते हैं। तो इतना इनमें फर्क है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, देयर विल बी डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, डिक्रीज प्रोडक्शन और इनसेंसिटिविटी टू इंसुलिन। ये जब आप पढ़ेंगे मेडिकल कॉलेज में आप आएंगे तो आपको पता लगेगा डायबिटीज दो तरह की होती है। एक वो डायबिटीज होती है जिसमें बॉडी इंसुलिन बनाना कम कर देती है, खत्म कर देती है, बंद कर देती है, उसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। जैसे आपने वसीम अकरम को देखा है, वो जो फास्ट बॉलर था पाकिस्तानी वसीम अकरम, आजकल कॉमेंट्री करता है, आजकल भी इंग्लैंड गया हुआ है पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज के लिए कॉमेंट्री करने के लिए। तो जब आप देखते हैं किसको, जब आप बात करते हैं वसीम अकरम की, तो आप देखते हैं वसीम अकरम इज अ डायबिटिक पेशेंट और वो क्या करता है, वो अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की टीके लगाता है ना, तो वो टाइप 1 डायबिटिक है। तो जहां पर बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है उसको हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज, और जहां पर बॉडी इंसुलिन बना रही होती है बट बॉडी के सेल इनसेंसिटिव हो जाते हैं, यानी उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते, उसको हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। जब भी आप देखें किसी को शुगर के लिए गोलियां खाते हुए तो आप समझ जाया करें उसको टाइप 2 डायबिटीज है, और अगर आप देखा करें किसी को इंसुलिन के टीके लगाते हुए तो उसको जो है वो टाइप 1 डायबिटीज हम समझ लिया करें, ठीक है ना। तो वसीम अकरम जो है टाइप 1 डायबिटीज के, वो इंसुलिन के वो टीके होते हैं बने बनाए, वो अपने साथ लेके चलता है। और कुछ अर्से पहले 3-4 महीने पहले की बात है, उसके साथ बड़ा प्रॉब्लम भी हुआ, वो अमेरिका गया हुआ था। तो अमेरिका वालों ने क्या किया, अमेरिका वालों ने इमिग्रेशन में वो समझे कि ये पाकिस्तानी है, एक तो पाकिस्तानी ऊपर से मुसलमान, और उसके बाद ये इस तरह की चीज़ें, ये कोई जो है वो हथियार लेके आ गया। उन्होंने एयरपोर्ट पर बड़े बदतमीजी वगैरह की उसके साथ, और एहतियाज भी काफ़ी लोगों ने उस पर रिकॉर्ड कराया, मगर हुआ कुछ भी नहीं। देखो इसको कहते हैं मईशत की पावर। एक दफ़ा शाहरुख खान ने ट्वीट किया, ये शाहरुख खान जो है इंडियन शाहरुख खान जो एक्टर है, उसने एक दफ़ा ट्वीट किया कि जब मैं अपने स्टारडम से परेशान हो जाता हूँ तो मैं अमेरिका चला जाता हूँ और एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वाले मेरा सारा स्टारडम बाहर निकाल देते हैं। यानी चूंकि वो मुसलमान है तो वो एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन वाले उसकी जामे तलाशी लेके हर चीज़ मतलब उतार के तलाशी ले लेते हैं उसकी। तो ये शाहरुख खान ने ट्वीट की। अब जब शाहरुख खान ने ट्वीट की तो इतना ज़बरदस्त तूफान आ गया इसके ऊपर अमेरिकी इमिग्रेशन के खिलाफ। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियल कंप्लेन लॉन्च की, और बाराक ओबामा उस ज़माने में प्रेसिडेंट होते थे अमेरिका के, उनको ऑफिशियल अपॉलॉजी स्टेटमेंट इशू करनी पड़ गई कि ये जो इससे बदतमीजी हुई है, ये मैं इस पर माजरत चाहता हूँ, आइंदा मैं यकीन दिलाता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। खैर बहरहाल, तो यहाँ पर जो है प्रोडक्शन इंसुलिन की कम हो जाएगी तो टाइप 1 डायबिटीज़, और अगर इंसुलिन बन रही है मगर बॉडी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो टाइप 2 डायबिटीज़। अब जिसको डायबिटीज होगी उसको होगा क्या? अब जिसको डायबिटीज होगी उसको क्या होगा? देयर विल बी इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि काम क्या है इंसुलिन का। इंसुलिन का काम है ब्लड को, ग्लूकोज को ब्लड से निकाल के सेल में डालना। वो नहीं हो रहा है तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल बढ़ जाएगा। इसलिए आपने देखा जिनकी शुगर होती है, जिनको, उनकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लग जाता है। साथ में क्या होगा, जब ब्लड में शुगर का लेवल कम होने लगेगा ना, और सॉरी ज़्यादा होने लगेगा, तो आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो मैकेनिज्म पढ़ा है। क्या नाम है उस मैकेनिज्म का? उस मैकेनिज्म का नाम है जनाब अली शाबाश, होम्योस्टेसिस। किडनी क्या करेगी? किडनी कोशिश करेगी कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको निकाले, यूरिन में ग्लूकोज आने लग जाएगा। द कंडीशन इज कॉल्ड ग्लाइकोज यूरिया। तो ग्लाइकोज यूरिया, इट इज ग्लूकोज इन यूरिन, इट इज ग्लूकोज इन यूरिन। अब क्या होगा पता है आपको? अब क्या होगा? अब ये होगा कि जब किडनी ग्लूकोज को निकालने की कोशिश कर रही है तो उसको ग्लूकोज को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा यूरिन पास करना पड़ेगा। तो देयर विल बी इंक्रीज्ड यूरिनेशन, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीयूरिया।
बहुत ज़्यादा ये लोग जो है यूरिन पास करेंगे। आपको पता है जब किसी को शुगर सस्पेक्ट करते हैं तो हम डॉक्टर लोगों से पूछते हैं कि यार तुम जब रात को सो जाते हो 12 बजे 1 बजे जब भी तुम सोते हो, उसके बाद तुम जो 6-7 घंटे सोते हो, तो क्या बीच में तुम यूरिन पास करने के लिए उठते हो? अगर वो कहे कि हाँ मुझे 1 से 2 मरतबा या 2 से 3 मरतबा यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ जाता है, तो ये बहुत स्ट्रांग इसकी जो है वो साइन है कि उसको जो है वो शुगर हो सकती है। नॉर्मली आपने देखा है ना, आप जो घर में सोते हैं एक दफ़ा सो जाते हैं साउंड स्लीपली, क्या कहते हैं उसको, साउंड स्लीप में चले जाते हैं, सॉरी। तो जब आप एक पुरसुकून नींद में सो जाते हैं तो उसके बाद सुबह तक आप रिलैक्स होते रहते हैं, आप बीच में जो है वो वॉशरूम वगैरह जाने के लिए नहीं उठते हैं, आमतौर पे ऐसे ही होता है। बट जो शुगर वाले होते हैं उनके लिए ऐसा नहीं होता, उनको बेचारों को 1-2 मरतबा उठना पड़ता है। तो पॉलीयूरिया, अब जब किडनी इतना सारा यूरिन निकाल लिए, पानी निकल रहा है ना बॉडी से, तो प्यास भी बहुत लगती है, तो देयर विल बी इंक्रीज्ड थर्स्ट, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, इंक्रीज थर्स्ट। इसको हम लोग कहते हैं पॉलीडिप्सिया, लिख दूं, इसको हम डॉक्टर लोग कहते हैं पॉलीडिप्सिया, यानी बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और ये बंदा बार बार पानी पीता है। अच्छा अब देखो, जब सेल में इंसुलिन ग्लूकोज भेजी नहीं रही है तो सेल क्या समझ रहे हैं? सेल ये समझ रहे हैं कि बॉडी ने खाना नहीं खाया हुआ, क्योंकि खाना खाता तो उनको ग्लूकोज मिल जाती, इसलिए वो बार बार हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजते हैं कि भाई खाना खाएं, हमारे पास ग्लूकोज नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज आपको पता है ना हमारे एनर्जी का सोर्स है। तो जब हाइपोथैलेमस को बार बार ये मैसेज मिलता है तो हाइपोथैलेमस बार बार आपको भूख लगाता है, तो देयर विल बी इंक्रीज्ड एपिटाइट, खाने की जो तलब होगी ना वो बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वगैरह वगैरह वगैरह, तो उनकी मैं बात नहीं करता क्योंकि मैंने कहा ना डायबिटीज़ पे तो पूरी फील्ड है, मैं अगर एक दफ़ा बात करने लगा ना तो फिर 2-4 दिन डायबिटीज़ भी निकल जाएंगी। तो अब देखिए ये सारी वो चीज़ें हैं जो अगर आप किसी में देखा करें तो आप सस्पेक्ट किया करें। और डायबिटीज़ आपको पता है जेनेटिक डिजीज़ है, इट रन इन फैमिलीज़, तो ये फैमिली में रन करती है। वो आपने सुना नहीं है कि अगर बाप को डायबिटीज़ है तो बेटे को भी हो सकती है। जैसे हमारी फैमिली में मेरे दादा को डायबिटीज़ थी, मेरे चचा को डायबिटीज़ है, मेरे फादर को नहीं थी, मेरे घर में अब तक किसी को नहीं है। बीच में एक दफ़ा मुझे सिम्टम आने लगे थे, 2-3 सिम्टम इसमें मेरे आ रहे थे, मैं गया, मैंने फ़ौरन भी शुगर वुगर चेक करवाई, अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉर्मल निकली। अभी बीच में फिर उसके 4-5 साल बाद फिर मेरी शुगर थोड़ी डिस्टर्ब आ रही थी, फिर उन्होंने मुझे कहा भाई वॉक शॉक करें, खाना में डाइट वाइट में कंट्रोल करें, मैंने किया तो वो फिर ठीक हो गई। तो इस तरीके से ये जो चीज़ है ये फैमिलीज़ के अंदर रन करती है, तो ऐसे होता है। ठीक है बेटा।